थर्ड इसमें आता है अधिनियम की उपयुक्तता या प्रयोक्ता। यह अधिनियम भारत में किए गए सभी अनुबंधों पर लागू होता है। पंजाब नेशनल वर्सेस अरोड़ा मल दुर्गा दास AIR 1960 पंच ये 632 इस अधिनियम के सभी प्रावधान भारत के सभी हिंदुओं एवं मुसलमानों द्वारा लिए गए अनुबंधों पर समान रूप से लागू किए जाते हैं। इन अधिनियमों में हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ के प्रावधानों पर वरीयता दी जाती है, यानी इस अनुबंध के प्रावधानों को इन दोनों विधियों पर अभिभावी रूप से प्रभाव होता है। इनके इफेक्ट उसी तरीके से किए जाते हैं। फोर्थ इसमें आता है पूर्ण एवं सर्वांगीण नहीं। इस अधिनियम में एक विशेषता यह है कि यह अधिनियम पूर्ण या पर्याप्त या आप ये कह सकते हैं ये सर्वांगीण यानी एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी भारत के जो भी आपके अधिनियम हैं केवल अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों और अनुबंध के जितने भी प्रकार के विशिष्ट अनुबंध हैं ये उनकी व्याख्या करता है। इस अनुबंध के में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें महत्वपूर्ण अनुबंधों की कोई व्यवस्था नहीं है। विनिमय साध्य विलेख, बीमा, साझेदारी, माल विक्रय, संपत्ति हस्तांतरण इन अनुबंधों के संबंध में अधिनियम में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए इन सभी के लिए पृथक पृथक अधिनियम का निर्माण किया गया है। इस अधिनियम की प्रस्तावना जो है उसमें ये भी कहा गया है कि यह अनुबंध इस अधिनियम के अनुबंधों से संबंधित कानून कुछ भागों को परिभाषित करता है, इनको संशोधित करता है। अतः सभी विधान और कानून नियम जिन्हें इस अधिनियम के द्वारा संशोधित और निरस्त नहीं किया गया है ये अधिनियम प्रभावित नहीं होते हैं। इसीलिए यह भी कहा गया है कि यह अधिनियम व्यापार की किसी प्रथा या रीति रिवाज को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है अनुबंध से उत्पन्न दायित्वों की व्याख्या। अनुबंध से उत्पन्न जितनी भी व्याख्या है या संनियम है जो भी हैं उसके दायित्वों का ये एक संनियम है, उसके अनुबंधों के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये अधिनियम अनुबंधात्मक यानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस के कारण उत्पन्न होते हैं। ये दायित्वों का संनियम है जो दायित्वों के अनुबंध के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं, उसके संबंध में अधिनियम यह लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम प्रैक्टिकली अगर इसको देखें तो फॉर एग्जांपल न्यायालय के आदेशों से अपराधपूर्ण कार्यों का प्रन्यासों का सृजन, पति पत्नी के आपसी संबंधों से पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न होते हैं, किंतु अनुबंध अधिनियम में इन दायित्वों की कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। नेक्स्ट इसमें आता है अनुबंध के सिद्धांतों एवं सीमाओं का उल्लेख। अनुबंध अधिनियम की एक विशेषता यह भी है कि यह अधिनियम संनियमों की भांति या अधिनियमों की भांति पक्षकारों के विस्तृत दायित्वों और अधिकारों का उल्लेख नहीं करता है। यह अधिनियम केवल उन सीमाओं और सिद्धांतों को बताता है जो कि उसके ध्यान में रखकर पक्षकार अपना अनुबंध करते हैं। तो इस अधिनियम में 1 to 75 तक की जितनी भी धाराओं के अनुबंध के जैसे अनुबंध का निर्माण है, नवीनीकरण है, परिवर्तन है, निष्पादन है एवं समापन है, इन सबके सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। पक्षकार इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने अनुबंध कर सकते हैं। यह अपने अपने अधिकार और दायित्व स्वयं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार अधिनियम पक्षकारों को अपने अनुबंध के अंतर्गत अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करता है।
किंतु कंडीशन इसमें एक ही है कि पक्षकार अनुबंध करते समय देश के प्रचलित किसी भी राजनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन ना करें। नेक्स्ट इसमें आता है राइट्स टू पर्सन्स, व्यक्ति लक्षी अधिकार, इनकी व्याख्या। सामान्यतः एक व्यक्ति के कानूनी अधिकार को हम दो भागों में बांटते हैं। प्रथम हम कहते हैं लोक लक्षी यानी राइट्स टू रैम ऑफ जज इन रैम, और द्वितीय है इसमें व्यक्ति लक्षी जिसमें व्यक्ति के विरुद्ध राइट्स टू पर्सनम ऑफ जज और पर्सनेज। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के अधिकार अनुबंध के निष्पादन से प्राप्त किसी भी वस्तु के संबंध में संपूर्ण विश्व में के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, वे लोक लक्षी अधिकार कहलाते हैं। दूसरी ओर व्यक्ति लक्षी अधिकार वो होते हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो अनुबंध की विशेषता यह है कि यह अनुबंध एक पक्षकार के दूसरे पक्षकार के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों की दायित्व की व्याख्या करता है और उनके अधिकारों की व्याख्या करता है, ना कि संपूर्ण विश्व के अधिकारों की और दायित्वों की। तो ये हमने देखा कि इसका क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट हम इसमें दो चीज़ और बची है वो देख लेते हैं कि कानून यानी स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कानून के अनुबंध का क्षेत्र क्या है। और सर जॉन सॉलमन ने ये कहा है कि अनुबंध का कानून का जो क्षेत्र है वो संपूर्ण कानून नहीं है और न ही ये सभी दायित्वों का संपूर्ण कानून है। इस कारण यह न केवल ठहराव का कानून है जो दायित्व उत्पन्न करता है और जिन दायित्वों की उत्पत्ति ठहराव से होती है। अब इसका अगर हम कहें तो इसमें कानून के क्षेत्र में सिर्फ दो महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट होते हैं। पहला, अनुबंधों का कानून ठहराव का संपूर्ण कानून नहीं है, और दूसरा, अनुबंधों का कानून सभी दायित्वों का कानून नहीं है। पहला हम इसमें देख लेते हैं, अनुबंध का कानून ठहराव का संपूर्ण कानून नहीं है, क्योंकि अनुबंध का कानून केवल उन्हीं ठहराव पर लागू होता है जिसमें पक्षकार के वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। अनुबंधों का कानून उन ठहराव पर लागू नहीं होता है जिसमें पक्षकारों की इच्छा। ठहराव में सामान्य धारणा यह होती है कि पक्षकार वैधानिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं जब तक कि अन्य आशय की प्रकट नहीं किया गया हो। इसलिए अनुबंधों का कानून उन ठहराव पर लागू होता है जिनको करने वालों की इच्छा आपसी संबंध स्थापित करने की होती है। इसलिए सर सॉलमन ने कहा है, अनुबंध का कानून उन ठहराव का कानून है जो वैधानिक दायित्व उत्पन्न करते हैं। दूसरा इसमें जो स्कोप है वो है कि अनुबंधों का कानून सभी दायित्वों का कानून नहीं है। अब क्यों नहीं है? कानून सभी दायित्वों का कानून नहीं है, इसका कारण वैधानिक दायित्व केवल स्वेच्छा से अनुबंध उत्पन्न करने के लिए होते हैं। वैधानिक दायित्व जो है वो आपके कुछ परिस्थितियां या कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण वो उत्पन्न होते हैं। पहला, जो कि उन पर थोप दिए जाते हैं, जैसे दुष्कृति या असभ्य आचरण से, न्यायालयों के निर्णय से, और तीसरा स्थिति या आपसी संबंधों से, या दृष्टि से, या हितकारी के संबंध में, या पति पत्नी के संबंध से। अनुबंधों का कानून केवल उन्हीं दायित्वों से संबद्ध है जिसमें उत्पत्ति अनुबंध करने से होती है। अन्य किसी भी स्रोत से उत्पन्न होने वाले दायित्वों को अनुबंधों के कानून की विषय वस्तु नहीं माना जाता है। अन्य दायित्व इनसे संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। सर सॉलमन ने इसमें कहा है कि कानून अनुबंधों का कानून केवल दायित्वों का कानून है और इसकी उत्पत्ति ठहराव से होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यूशन क्या है।
तो जब ये 1872 में प्रभावित हुआ था, तब से ही कई विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की थी, जिसमें जस्टिस स्टोक्स ने ये कहा था भारतीय अनुबंध की व्यवस्थाएं अधूरी हैं और कहीं कहीं अस्पष्ट भी हैं, और इसकी कटु आलोचना भी की थी। सर पोलक ने तो ये भी लिख दिया था कि ये सबसे निम्नतम कोटि की संहिता है। 1925 में सिविल जस्टिस कमेटी ने इस अधिनियम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ये लिखा था कि भारतीय अनुबंध के दृष्टिकोणों से दूरदर्शी है और सर्वोत्तम संविधाओं में हम इसको शामिल नहीं करते हैं, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस अधिनियम के बहुत ही सीमित जब इस तरह के अनुभव किए गए तो इसमें बहुत ही सीमित संशोधन भी किए गए। सन 1899 में 19A की धारा जोड़ी गई। 1930 में 1932 में इस अधिनियम में कुछ धाराओं को निकालकर माल विक्रय अधिनियम और साझेदारी अधिनियम का पृथक पृथक अधिनियम बना दिया गया। इसके बाद 1988 में 1998 में भी इसमें कुछ संशोधन किए गए। तो इस तरह से यह जो इसका एवैल्यूशन है, अधिनियम का एवैल्यूशन इस तरह से किया गया। एवैल्यूशन करने के बाद इस एक्ट को जो है अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी जो है आपका द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होता है। जब हम कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से किसी भी तरीके का अनुबंध करता है तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू किया जाता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, उसको ये दायित्व भी होते हैं, ड्यूटीज़ भी होती हैं, उनको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और उस हिसाब से इस अधिनियम की पालना करनी पड़ती है। थैंक्स।